राधे राधे, हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। सो यह सुनकर साया ने सामने की तरफ देखा और खुद से कहा, क्या हम इतनी जल्दी आ गए? अरे वाह, यह शैतानों का राजकुमार तो खाड़ी को भी हवाई जहाज बनाकर उड़ा रहे हैं। तभी साया को कुछ न बोलते देखकर सूर्य ने फिर से कहा, सुनाई नहीं देता क्या तुम्हें? उसके गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर साया सहम गई और चौंक कर उसे देखने लगी। तभी उसने डरते हुए कहा, आगे से लेफ्ट। सूर्य ने भी आगे कुछ नहीं कहा और आगे से लेफ्ट ले लिया। उसके टर्न लेते ही साया ने कहा, हाँ बस यहीं रोक दें, हम यहीं से चले जाएंगे। सूर्य ने उसकी बात मानकर कार रोक दी और एक नज़र देखा तो उसकी नज़रें स्ट्रेट थी। साया डोर अनलॉक करके बाहर निकलने लगी तो उसे डोर अनलॉक ही नहीं हो रहा था और बार बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वह उसे डोर नहीं अनलॉक हो रहा। वह सूर्य के गुस्से को देखकर उसे डर भी लग रही थी और बार बार तिरछी नज़रों से उसे देख रही थी कि वो डोर अनलॉक कर रही थी। सूर्य यह देखकर इरिटेट हो गया था और वह उसे तिरछी नज़रों से देखने लगा कि वह डोर अनलॉक करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वह देखकर उसने अपनी सीट बेल्ट हटाई और साया की तरफ झुकते हुए उसने अपना एक हाथ बढ़ा दिया। उसके हाथ साया के हाथ से टच हो गया। यह होते ही उसने सूर्य की तरफ देखा तो डोर अनलॉक करने में लगा था। तभी उसने अपनी हाथ पीछे खींच लिया। सूर्य के डोर अनलॉक करने का स्टाइल उसे अपनी कमर पर महसूस हो रहा था। सूर्य के हाथ बार बार उसकी कमर से टच कर रहे थे, जो साया को बेचैन कर रहे थे। वहीं सूर्य वह इतने गुस्से में था कि उसे किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि तभी उसने झटके से डोर अनलॉक कर दिया। डोर के अनलॉक होते ही उसने साया को देखा। वह उसे ही देख रही थी। इस वक्त दोनों के बीच में एक दूसरे से काफ़ी करीब थे। इतने ही दोनों को अपने चेहरे पे एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। उसकी सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराकर एक दूसरे में घुल रही थी। कुछ पल के लिए सूर्य उसकी डरी सहमी काली आंखों को देखता रह गया। वे आंखें अक्सर कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती थी। उसे साया को आंखों में देखते हुए ही एक हाथ से उसके चेहरे को छुआ और साया की सांसें अटक गईं। सूर्य का एक हाथ उसके गले पर था और वह उसके चेहरे पर एक बालों को उसके कान के पीछे कर रही थी और साया उसके छूने से बेचैन हो रही थी कि तभी सूर्य के हाथ उसके गालों से होकर उसकी गर्दन पर चले गए और उसने साया की गर्दन को पकड़ के आगे की तरफ झुकाया और उसके माथे पर अपने माथे से चढ़ लिया। यह होते ही साया की नज़रें झुक गई थी। वहीं सूर्य उसे ही देख रहा था। तभी उसने आराम मगर गुस्से भरी आवाज़ में कहा, मुझे धोखा देने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। यह कहकर वह उससे अलग हुआ। साया की धड़कनें अभी भी उसके नज़दीक से आने से बढ़ गई थी कि तभी सूर्य ने एक झटके से उसने झुके हुए पलकों को उठाया और एक नज़र सूर्य को देखा, जो अब पहले की तरह ही सामने देख रहा था। साया ने इसे देखते ही सीट बेल्ट निकाली और कार से अपना बैग लेकर निकल गई। उसके निकलते ही सूर्य बिना एक पल किए देरी वहाँ से चला गया। साया वहीं खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। जब कार उसकी नज़र से ओझल हो गई तो वह भी जाने लगी। उसके ख्यालों में, उसके होठों पर, उसके जहन में सिर्फ सूर्य ही था। उसने खुद को ही खुद में समेट लिया और सोचते हुए जा रही थी। उसके दिल दिमाग सब जगह अब सूर्य ही छाया हुआ था। उसके बारे में सोचते हुए उसने खुद से कहा, उन्होंने हमें ऐसा क्यों कहा? इन्हें धोखा पसंद नहीं। हम कौन सा इन्हें धोखा दे रहे हैं जो ये हमसे ऐसी बात कर रहे हैं? यही सब सोचते हुए वह चली जा रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें आईं। उसने आवाज़ों की दिशा में देखा तो दो लड़के उसे देखकर सीटी बजा रहे थे और उसे देखकर हंसते हुए बोल रहे थे। यह देखकर वह उन्हें घूर कर देखने लगी। फिर उसने नज़रें हटाकर उसने इधर उधर देखा तो उसे सड़क किनारे एक डंडा पड़ा दिखा। साया ने उसे उठाया और उन्हें डंडा दिखाते हुए कहा, तुम सब ना लातों के भूत हो, ऐसे नहीं सुधरोगे। कमीनों लड़कों, पब्लिक प्लेस में है तो क्या यह पब्लिक प्रॉपर्टी है? तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गलती तुम लोग करते हैं और कैद में सजा उन्हें मिलती है। ये कहते हुए उनके पास आ गई। जैसे उन लड़कों को डंडे से मारा वे दोनों ही वहाँ से भाग गए।
उन्हें भागता देखकर साया ने डंडा फेंका और गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, दोबारा दिखे तो जान ले लेंगे तुम दोनों की। वहीं रायज़ादा पैलेस में यश, महिका और चीकू तीनों ही शाम तक आ गए थे। सबने मिलने के बाद तीनों को अपने अपने कमरे में थे। वहीं हॉल में डाइनिंग एरिया में दुआ, आयशा और पायल के साथ डिनर सर्व कर रही थी। चित्रा, राखी और महिका सबको डिनर के लिए बुलाने गई थी। जैसे ही चित्रा चीकू के रूम में गई तो देखा चीकू और विशाल दोनों एक दूसरे से बातें करने में मग्न थे। चीकू अपने कॉलेज के किस्से बड़े चार से सुना रही थी चाव से, और वहीं विशाल भी मज़े से उसकी बातें सुन रहा था। दोनों को देखकर चित्रा ने अपनी एक आईब्रो उठाई और अंदर आते हुए से कहा, अगर बाप बेटी का ये भरत मिलाप हो गया हो तो क्या जाओ पना अपनी शहजादी के साथ बाहर तशरीफ ला सकते हैं डिनर के लिए। उसकी बात पर विशाल ने चीकू से कहा, चीकू, तुम्हें कहीं से जलने की बू आ रही है? उसका साथ हुए चीकू ने कहा, यस डैड, मुझे भी बहुत आ रही है, पता नहीं कौन क्या जला रहा है। यह सुनते ही चित्रा की भौहें सिकुड़ गईं और उसने चीकू के पास जाकर उसके एक कान को अपने हाथ में दबोच लिया। तभी चीकू की तेज चीख निकल गई, डैड मुझे बचाइए, वरना आज माँ मेरा एक कान उखाड़ ही देगी। तभी विशाल ने चीकू को उसके छुड़ाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? मेरी प्रिंसेस को इतना क्यों परेशान कर रही हो? क्या तुमसे हम दोनों का प्यार देखा नहीं जाता? यह कहते हुए विशाल ने चीकू को अपनी भौं में छिपा रखा था और उसके सिर को सहला रहा था। चीकू भी मासूम सी शक्ल बनाकर 5 साल की छोटी बच्ची की तरह विशाल की भौं में छुपी हुई थी। दोनों बाप बेटी को देखकर चित्रा ने गुस्से से कहा, हाँ, मैं तो दुश्मन हूँ ना आप दोनों की। अब जल्दी से दोनों डिनर के लिए आइए, वरना आपकी ये दुश्मन आप दोनों पर अटैक कर देगी। उसकी बातें सुनकर चुटकी चीकू हंसने लगी। विशाल भी मुस्कुरा रहा था तो वहीं चित्रा एक बार फिर दोनों को घूर कर देखने लगी। तभी चीकू ने यह देखकर वहां से जाते हुए कहा, डैड जल्दी आना, इससे पहले कि आतंकवादी हम दोनों पर अटैक कर दे। यह सुनकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसते देखकर चित्रा उसे मारने के लिए आगे बढ़ी कि तभी विशाल ने उसके दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए और उसके हाथों को मोड़कर उसके कमर पर लगा दिया। उसके ऐसा करने से चित्रा उस पर झुक गई। विशाल अपने ऊपर झुकी चित्रा को मुस्कुराती आंखों से देख रहा था कि तभी चित्रा ने मुंह बनाते कहा, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए हमें। यह कहते ही चित्रा विशाल को खुद से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि तभी विशाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, थैंक यू। उसके यह कहते ही चित्रा ने छटपटाकर बंद कर दिया और उसकी आंखों में देखने लगी। तभी विशाल ने उसे देखते हुए आगे कहा, थैंक यू, तुमने मुझे इतनी सारी प्रिंसेस दी है, इतनी प्यारी प्रिंसेस दी है, मेरी जान है वो। यह कहकर उसने हौले से उसके होठों को छू लिया और मुस्कुराते कहा, और तुम भी। इस बात पर चित्रा भी मुस्कुराने लगी। इधर रूम के बाहर निकलने के बाद चीकू अटखेलियाँ करते हुए चली रही थी कि तभी जैसे यश अपने रूम से निकल वह उससे टकरा गई। उसने टकराकर एक सेकंड भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं रही और वो टकराते ही नीचे गिर गई। नीचे गिरते उसके मुंह से निकला, आउच मम्मा, कितनी जोर से लगी है। यश ने उसका चेहरा देखा तो वह अपनी दोनों आंखें बंद किए मुंह बनाकर फ्लोर पर बैठी हुई थी। यश उसने रिएक्शन को देखकर हंसने लगा और फिर उसके सामने अपने पंजों के बल बैठ गया और एक उंगली से नाक पर मारते हुए कहा, बुरे काम का बुरा नतीजा, तुम मुझे टीज करती रहती हो ना, अब देखो खुद कैसे फ्लोर पर पीछे की तरफ फैली हो। यह कहकर वो मुस्कुराने लगा तो वहीं चीकू से घूर कर देख रही थी। उसने यश को घूरते कहा, आपको तो मैं देख लूँगी। उसकी बात पर यश ने स्माइल करते हुए कहा, इतने सालों से तुम मुझे देख ही तो रही हो, कुछ कर थोड़ी ना पाई हो। यह कहकर चीकू से उंगली दिखाते हुए जैसे कुछ बोलने को हुई कि तभी यश की नज़र चीकू के पीछे गई। विशाल रूम से निकल रहा था। उसे देखकर यश खड़ा हो गया और उसने चीकू को हाथ देते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो आप खड़ी हो जाओ। अचानक उसकी ऐसी बातें सुनकर और उसके भाव बदलते देखकर चीकू को कंफ्यूज हो गया और उसने यश को देखते हुए धीरे से कहा, अचानक ये चैनल कैसे चेंज हो गया? यह कहते हुए वह कंफ्यूज में यश को देख ही रही थी कि तभी विशाल को पास आते देखकर यश ने कहा, अब आप ही इसे कुछ समझाइए अंकल, फ्लोर पर पैर स्लिप हुआ है
और यह गिर गई है। अब इसकी हेल्प कर रहा हूँ तो उठने का तो ये मना करिए। और अरे बताओ भी, तभी तो पता चलेगा कहाँ चोट लगी है तुम्हें। यह कहते ही चीकू को देख रहा था। उसके चेहरे पे एक सरकास्टिक लुक था। तो वहीं चीकू उसे देखकर हैरान थी। उसने कितनी चालाकी से सब कुछ उसके ऊपर डाल दिया था। वह अभी यश को देखते हुए सोच ही रही थी कि तभी विशाल ने कहा, तुम गिर कैसे गई? चलो उठो, क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है बेटा? यह कहते हुए विशाल ने उसका हाथ पकड़ के उठाया। चीकू ने विशाल को चिंता करते देखकर कहा, नहीं डैड, मैं ठीक हूँ, वो बस पैर स्लिप हो गया मेरा। यह कहते हुए उसने एक नज़र यश को देखा। उसके होठों पर भी अभी सरकास्टिक स्माइल थी। फिर चीकू उसे घूरते हुए विशाल के साथ डाइनिंग एरिया में आ गई। यश भी उसे घूरते हुए आ गया और उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। चीकू ने दूसरी साइड महिका बैठी थी। यश को देखते हो राखी ने कहा, यश, रक्षा और संभव कब तक आएंगे? उसकी बातों पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मासी, मिडनाइट। मीका अपनी प्लेट में स्पून घुमा रही थी और उसने स्पून घुमाते ही धीरे से कहा, मिडनाइट। यह सुनकर उसके बगल बैठी चीकू ने कहा, कुछ खा तूने? जिस पर मीका ने जल्दी से सिर ना में हिलाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। फिर सब डिनर करने लगे। सूर्य ने पहले ही दुआ को फ़ोन करके यह कह दिया था कि उसे आने में देर हो जाएगी तो कोई भी डिनर पर उसका इंतज़ार ना करे। वहीं दूसरी तरफ सूर्य सड़क के किनारे अपनी कार रोककर कार की बोनट पर बैठा था। वहीं दूसरी तरफ बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। वह सिगरेट के कश ले रहा था और उसकी आंखों के सामने वही नज़ारा था जब साया अभी से बात कर रही थी। जब साया को उसने आने में देर होने लगी तो सूर्य उसे देखकर चला गया और तभी उसने साया को अभी के साथ में खड़ा देख लिया था। वह दूर खड़ा था इसलिए वह उसकी बातें नहीं सुन पाया और पीछे से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बात कर रहे हों। हालांकि उसे यह सब देखकर गुस्सा बहुत आया था पर वह ज़्यादा देर तक वहाँ रुका नहीं और उन्हें एक नज़र देखकर चला गया। तब से ही उसे साया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था साया उसे धोखा दे रही है। यह सब सोचते हुए उसने कहा, तुम कितनी लालची हो, तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? मैं तुम्हें 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ, यह भी कम पड़ रही है जो तुम अभी बर्मा से जा मिल गई। यह कहते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। सूर्य ने ब्लेज़र निकालते हुए और शर्ट की स्लीव्स को उसने कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था जिसकी वजह से उसके हाथ की उभरी हुई नसें दिख रही थी। तभी साया का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया और उसने एक नज़र फिर गुस्से से कहा, आई हेट यू साया मुखर्जी, आई हेट यू। अगर तुम्हारी वजह से मुझे बिजनेस में लॉस हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँगा। यह कहकर उसने सिगरेट को हवा में उछाल दिया और बोनेट से नीचे उतरा। उसने कार और डोर ओपन किया और उसने बैठकर चला गया। वहीं उधर आश्रम में साया आश्रम में करीब 1 किलोमीटर दूरी सूर्य की कार से उतर गई थी इसलिए उसे आश्रम तक आने में इतना समय लगा। जैसे मेन डोर पे होते हुए वह हॉल तक पहुंची तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। सांची आंखों पर पट्टी बांधे हॉल में बच्चों के साथ खेल रही थी। सारे बच्चे उसके आगे पीछे घूम रहे थे और उन सब की हंसी की किलकारियां पूरे हॉल में गूंज रही थी। यह नज़ारा देखकर साया के होठों पर स्माइल आ गई। उसने साइड खड़े अपने बाबा और काका को देखा। वे दोनों भी सांची को बच्चों के साथ खेलते देखकर हंस रहे थे कि तभी सांची बच्चों के पीछे पीछे जाते हुए साया के पास आई और उसे पकड़ने बोली, पकड़ लिया, अब तुम्हारी टर्न। यह कहते हुए उसने अपनी आंखों पर पट्टी हटाई तो सामने साया को देखकर उसने मुंह बना लिया। वहीं साया और सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी सांची ने कहा, पता है मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ तेरा, और तू है कि बॉस के साथ ही गायब हो गई। इतनी बात पर साया ने कहा, हम मीटिंग के लिए आउट ऑफ सिटी गए थे इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। तू बता तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो इस टाइम अपने घर में होना चाहिए था। यह सुनकर सांची मानव जी की तरफ घूम गई और उन्हें देखते हुए उसने कहा, अंकल देख रहे हैं आप कैसे यह मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश करी है? क्या अब मैं यहाँ एक रात तक भी नहीं रह सकती? उसकी बात पर मानव जी मुस्कुरा दिए और उसके पास आकर
उसका सिर सहलाते हुए उन्होंने कहा, बेटा ये आपका ही घर है, आप यहाँ एक रात क्या जब तक चाहे रह सकते हैं। यह कहते हैं कि अगले पल ही वे उदास हो गए। उन्हें उदास देखकर साया और साची दोनों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें उनकी लकड़ी की एंटीक चेयर पे बिठा दिया। दोनों भाई उनके पास ही बैठ गए। तभी साया ने उन्हें देखते हुए कहा, बाबा हम आपसे वादा करते हैं ये आश्रम हम बहुत जल्द वापस ले लेंगे। ये हमारा घर है और हम इसे किसी को भी छीनने नहीं देंगे। उसका साथ देते हुए सांची ने कहा, हाँ अंकल, आप देखना जीत हमारी होगी और हम घर ढूंढ रहे हैं। जब तक यह घर वापस नहीं मिल जाता हम सब उस घर में रहेंगे। दोनों की बातें सुनकर मानव जी मुस्कुरा दिए। तभी उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जाइए आप दोनों भी आराम कीजिए। वह दोनों उठी और जाने लगी कि तभी बच्चों ने दोनों को घेर लिया। उनकी लालचाई नजरों ने देखा। साया ने कहा, हम सब जानते हैं आप सब यह क्यों कर रहे हैं, पर अब मतलब ही हो गए हैं। चॉकलेट खानी है तो आप सबको हमारी याद आती है, वरना तो आप में से कोई हमें याद तक नहीं करता है। यह कहते हुए अपने दोनों हाथ बांध लिए और मुंह बनाकर खड़ी हो गई। तभी बच्चों में से एक ने, जिसका टीनू नाम था, उसने कहा, यही साया जीजू, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं। वो तो अब आप ऑफिस जाने लगी हो ना, इसलिए, वरना हम आपके साथ खेले बिना सोते भी नहीं। उनकी बात सुनकर साया और सांची दोनों ही मुस्कुरा दी। तभी बंटी ने कहा, आप कितना इंतज़ार करवाओगे दीदू, दे दो ना चॉकलेट। एक आप और सांची दी तो हैं जो हमारे लिए चॉकलेट लाती हैं। यह कहकर साया मुस्कुराई और उसने बैग से चॉकलेट निकालकर सभी बच्चों को दे दी। वे दोनों रूम में आई और साया फ्रेश होने चली गई। उसके वॉशरूम के जाने के बाद सांची ने अपने फ़ोन में एक नंबर डायल किया और फ़ोन कान पर लगाकर रूम की बालकनी पर आ गई। कॉल रिसीव होते ही उसने दबी दबी आवाज़ में कहा, डैड मैंने आपको एक काम दिया था, वो हुआ या नहीं। दूसरी तरफ से एक आदमी ने कहा, सांची मैंने इस बारे में अपने वकील से बात की। उसका कहना है कि जब तक ओरिजिनल पेपर हमारे पास नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसे हम केस फाइल भी करते हैं तो भी हम यह केस हार जाएंगे। यह सुनकर सांची ने कहा, डैड तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ परेशान है, सब बहुत परेशान है। डैड अंकल साया, मैं इन्हें परेशान नहीं देख सकती, प्लीज़ कुछ करिए डैड। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे हमें ये आश्रम वापस मिल सके। सांची की बात सुनकर दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स ने कहा, बच्चा कोई रास्ता होगा तो मैं ज़रूर आश्रम को बचाऊंगा। मेरे वकील अभी इसी केस पे काम कर रहे हैं, वहीं कोई ना कोई रास्ता निकल लेंगे। अभी वर्मा अव्यांश वर्मा का बेटा है और अपने डैड की तरह वह अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह सुनकर सांची ने गुस्से से कहा, डैड अगर वो गलती से भी मेरे सामने आ गया ना तो मैं साले के दांत तोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से बात कर रहा शख्स हंसने लगा। तभी सांची ने मुंह बनाकर कहा, डैड मैं कल घर आकर आपसे बात करती हूँ, बाय, गुड नाइट, लव यू डैड। दूसरी तरफ से लव यू की आवाज़ आई और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ विला में सूरज जब घर आया तो रात के 11 बज रहे थे। वह आते ही अपने रूम में चला गया। जब वह फ्रेश होकर चेंज करके बाहर आया तो सामने दुआ हाथ में खाने की प्लेट लिए खड़ी थी। सूर्य उसके पास गया और उसकी बाह पकड़े उसे बेड पर बिठा दिया और खुद उसके सामने नीचे बैठकर उसे देखते हुए कहा, माँ मैं अब बड़ा हो गया हूँ, यह सब मैं खुद भी कर सकता हूँ, आप क्यों मेरी इतनी टेंशन लेती हैं। उसकी बात पर दुआ ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, आप कितने भी बड़े हो क्यों ना हो जाएं, पर हमारे लिए हमेशा छोटे ही रहेंगे। चलिए अब सही से बैठिए और खाना खाइए, रात में भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। ये कहते हुए वह उसे खिलाने लगी। वहीं डोर से टिककर खड़ा शौर्य दोनों को देख रहा था। तभी उसने दोनों को देखते हुए अंदर आते हुए कहा, काश कोई मुझे भी इतने प्यार से खाना खिलाता। यह कहते हुए वह काउच पर जाकर बैठ गया। दुआ ने उसकी बात पर शौर्य को घूर कर देखता तो वहीं सूर्य ने ऐसे रिएक्ट किया जो उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। सूर्य को खाना खिलाने के बाद दुआ प्लेट लेकर रूम से बाहर चली गई। अब रूम में शौर्य सूर्य ही थे। शौर्य बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। यह देखकर सूर्य भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया।
फिर उसने तिरछी नज़रों से शौर को देखते हुए कहा, क्या? सूर्य ने कहा, क्या जानना है आपको? तो शौर ने कहा, सब। यह सुनकर सूर्य ने कहा, पर अभी हमारे पास उनके खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं है। यह सुनकर शौर उसकी तरफ देखने लगा। सूर्य भी उसी की तरफ ही देख रहा था और तभी दोनों की आंखें टकरा गईं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी शौर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं एसएसआर हूँ, मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे वो चाहिए, बस पता करो वो कहाँ है, जहाँ भी होगा खोज कर मारूंगा उसे। शौर के ये शब्द सुनकर उसके एक्सप्रेशन की तरफ एकदम कठोर थे। उसकी बातों से ही उसके गुस्से का पता चल रहा था। सूर्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। अगली सुबह सुबह के करीब 6 बजे थे और महिका बाहर लॉन में टहलते हुए बुक पढ़ रही थी। रक्ष और संभव मिडनाइट ही आ गए थे और दोनों ही बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने अपने रूम में जाकर सो गई थी। संभव अभी तक सो रहा था, पर रक्ष अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने की आदत की वजह से वह जल्दी से उठ गया और यश के साथ पैलेस के पीछे वाले गार्डन में जॉगिंग कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पसीने से तर थी, उसकी अंडरशर्ट भी पसीने से भीग रही थी कि तभी वह थक कर बेंच पर बैठ गया और बॉटल को सारा पानी अपने मुंह पर खाली कर लिया। यश भी उसके बराबर में आकर बैठ गया और तभी रक्ष ने कहा, तेरे मेल पढ़े मैंने, ऐसा क्या हो गया है कि तू सूर्य को हैंडल नहीं कर पा रहा था? उसकी बात पर रक्ष ने कहा, यह पूछ क्या नहीं हुआ, पहली बार कोई ऐसा उसे टकराया, उसके सामने सूर्य की भी नहीं चल रही। बोलते हुए उसने रक्ष को डे फर्स्ट से लेकर अब तक की सारी कहानी सुना दी। उसकी पूरी बात सुन के बाद रक्ष के मुंह से निकला, शी इज़ फायर। यह सुनकर यक्ष ने कहा, वो दो धारी तलवार है, सूर्य अब बचने से रहा, उसके एक ही वार में सूर्या। बोलते हुए वह रुक गया। साया की इतनी तारीफ सुनकर रक्ष ने कहा, मैं मिलना चाहूँगा उसे, दो धारी तलवार से, जिसने सूर्य को झुका दिया, उसके अंदर कुछ तो बात होगी। यह कहकर वो उठा और चला गया। यक्ष भी उठकर जाने लगा कि तभी उसकी नज़र चीकू पर पड़ी। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। रक्ष जब अंदर आ रहा था तभी उसकी नज़र महिका पर गई। महिका को देखकर उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए और उसके पास जाने लगा। महिका अपनी बुक पढ़ने में गुम थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रक्ष उसे कितनी ध्यान से देख रहा है। कंधे तक आते उसके स्ट्रेट बाल थोड़े आगे की तरफ लटके हुए थे। उसकी आंखें पर चश्मा चढ़ा हुआ था जो थोड़ा नीचे उसकी नाक पर आकर ठहरा हुआ था। स्लीवलेस टॉप और ट्राउज़र में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी कि तभी उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए रक्ष ने कहा, गुड मॉर्निंग। आवाज़ सुनकर महिका ने आवाज़ की दिशा में देखा तो रक्ष को सामने देखकर वह चौंक गई। मैम ने कुछ बताया कि पता नहीं ऐप में बार बार प्रॉब्लम हो जाती है। कल रात चैप्टर पब्लिश किया पर वो इनविजिबल मैन के जैसे गायब हो गया। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। अक्षय के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और वह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। तभी मीका ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग। और संभव भाई देर रात आए हो ना? महिका के मुंह बंद करते हुए कहा तो रक्ष ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, तुम इतनी सुबह सुबह बुक पढ़ रही हो? बोलते हुए वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। महिका भी अपने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हाँ, मुझे नावल पढ़ना पसंद है, जब मन करता है पढ़ लेती हूँ। उसकी बात पर रक्ष ने उसे देखते हुए कहा, गुड हॉबीज़। यह कहते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी महिका ने भी अपनी आंखों पर से चश्मा हटाते हुए कहा, थैंक यू। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यश वहाँ भागते हुए आ मीका से बोला, मुझे उस चुईया से बचा ले, वरना आज वह मुझे मार डालेगी। यह कहते हुए मीका के पीछे छुप गया तो तभी वहाँ भागते हुए चीकू आ गई और उसने दोनों हाथ अपने कमर पर रख लिए और यश को घूरते हुए गहरी सांस लेकर बोली, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपने मुझे मोटी कैसे बोला? यह कहते हुए वे इधर उधर यक्ष को मारने के लिए कुछ ढूंढने लगी तो वहीं रक्ष और महिका दोनों ने यक्ष को दूर घूर कर देखा और महिका ने रूट टोन में कहा,
यश भाई, बैड मैनर्स, आप उसे मोटी नहीं कह सकते, कितनी तो पतली है बेचारी। तभी रक्ष ने कहा, राइट मेहिका, उसे तो इतनी गलती है, इसने इसकी गलती के लिए सज़ा मिलनी चाहिए। यह कहकर उसने चीकू की तरफ देखकर कहा, चीकू छोड़ना मत इसे, आज इसे मर मर कर इसका बंदर बना दे। यह सुनते ही चीकू के हाथों में डेविल स्माइल आ गई होठों पर, और वहीं दोनों को चीकू का साथ देते देखकर यक्ष का मुंह बन गया। तभी चीकू की नज़र टेबल पर पड़े पानी से भरे जग पर गई और उसने जग उठा लिया। यह देखकर यक्ष की आंखें बड़ी हो गई और वह मीका के पीछे से निकलकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। यश के पीछे ही रक्ष बैठा था। वह दोनों ही लड़ते देखकर स्माइल कर रहे थे कि तभी चीकू ने उसके ऊपर जग का पानी उड़ेल दिया। पर ठीक उसी टाइम यक्ष नीचे झुक गया और सारा पानी रक्ष के ऊपर चला गया। रक्ष चेयर पर बैठे बैठे ही नहा लिया था। एक पल के लिए तो वहीं शांति छा गई, पर अगले पल यक्ष उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मई कभी धीरे से मुस्कुरा कर, पर चीकू डरी डरी नजरों से उसे चेहरे पर घबराहट लिए देख रही थी। रक्ष ने एक हाथ में अपने मुंह पर फैले पानी को साफ किया और चीकू को देखने लगा कि तभी उसके मुंह बनाकर धीरे से कहा, सॉरी भाई। उसकी बात पर रक्ष ने कहा, इट्स ओके बहना, पर इसे मत छोड़ना, इसकी वजह से मैं नहाया हूँ तो अब इसकी बारी। यह कहते हुए वह यक्ष को घूरने लगा कि तभी यश ने डरते हुए कहा, अबे ये क्या बोल रहा है तू। उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसके ऊपर बरसात होने लगी। यश की रक्षा के साथ बातें करता देखकर चीकू गार्डन में फूलों को पानी दे रहे एक सर्वेंट से पाइप ले आई और उसी से वे यश को भिगो रही थी। ये देखकर रक्ष और मेहिका दोनों एक बार फिर से हंसने लगे थे। अब तक यश पूरी तरह से भीग गया था और वह पानी की धारा को अब सामने करते हुए चीकू की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, चीकू की बच्ची, तुझे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। यह कहते उसने चीकू के हाथ से पाइप छीन लिया और उसे भिगोने लगा। चीकू इधर उधर भाग रही थी, पर वह ज़्यादा देर तक उसे बच नहीं पाई। यह देखकर रक्ष और मेहिका अभी भी हंस रहे थे कि तभी यश ने रक्ष की तरफ पलटा और उसे भिगोने लगा। तभी रक्ष यश के हाथ से पाइप लेकर मेहिका की तरफ कर दिया। कुछ ही देर में वह भी गीली हो चुकी थी। उसके आवाज़ सुनकर जब आयशा पायल बाहर आई तो उनकी पानी वाली होली से वे दोनों भी बच नहीं पाई। उनके पीछे महिरा, चित्रा और राखी भी आ गई तो आयशा और पायल भी उन्हें भी भिगो दिया। शोर इतना बढ़ गया था कि शोर सुनकर राज, विशाल, अभय और सिम्बा व पांचों भी बाहर आ गए। वे हैरानी से सबको मॉर्निंग में पानी वाली होली खेलते हुए देख रहे थे। जैसे उनकी मिसेस की नज़र उन पर गई तो वे लोग भी खुद को बचा नहीं पाए और पूरे कीड़े हो गए। सॉरी, मुझे हंसी आ रही है। अंदर दुआ अब अपने रूम में निकलकर हॉल में आई तो हॉल में किसी को ना देखकर उसने खुद से कहा, ये सब चली कहाँ गई। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आई और वह बाहर चली गई। जैसे वह बाहर आई, आयशा ने सबके साथ मिलकर उसे भी अपने रंग में रंग दिया। इतने टाइम बाद सबको हंसता देखकर उसने कुछ दूरी पर खड़ी मीरा मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सबकी नज़र उतारते हुए कहा, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों की खुशियों को। उन लोगों को शौर्य सूर्य के कानों तक भी गया और दोनों ही हॉल में एक साथ आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बाहर देखते हुए दोनों एक साथ बाहर चले गए। वे जैसे ही बाहर आए, दुआ की नज़र उन दोनों पर चली गई। वहीं वे दोनों हैरानी से सबको देख रहे थे कि कैसे वे सभी बच्चों बनकर बच्चों की तरह खेल रहे थे। वे दोनों सबको देखकर जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी दोनों ने पानी को अपने ऊपर महसूस किया। वे दोनों ही खड़े अब भीग रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पीछे मुड़ गए। उनके सामने दुआ हाथ में पानी के पाइप लिए खड़ी थी और उन्हें भिगो रही थी। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। किसी और में दोनों को भिगोने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वे सब उनके गुस्से से वाकिफ थे। एक दुआ ही ऐसी थी जिसकी दोनों ही सुनते थे। दुआ को मुस्कुराते देखकर दोनों के होठों पर स्माइल आ गई।
तभी वे दोनों आगे बढ़े और दोनों ने एक एक पाइप ले लिया और फिर दोनों ही दुआ के ऊपर पानी की बौछार करने लगे। फर्स्ट फ्लोर के छत पर खड़ा संभव सबको देखकर हंस रहा था। उसके हाथ में कैमरा था और वह इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर रहा था कि तभी यक्ष और रक्ष की नज़र उस पर गई और उसे देखते हुए यश ने कहा, वाह सब वहाँ और फिर वहाँ, वाह सब यहाँ और वह वहाँ। यह सुनकर रक्ष ने कहा, जब हम सब गीले हैं तो ये क्यों सूखा रहेगा। ये कहते उसने यश को देखा और दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारे किए और दोनों एक पाइप लिया और दोनों नीचे से ही संभव को भिगोने लगे। संभव ने बचने की कोशिश की पर वह नाकाम रहा। कुछ देर बाद वही डाइनिंग टेबल पर थे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दुआ ने शौर को सर्व करते हुए कहा, आज आप सभी ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। हम सब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है सबके आने की खुशी में। हम चाहते हैं उस पार्टी में सब शामिल हो। उसकी बात पर रक्ष ने कहा, पर मासी पार्टी क्यों, हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। उसकी बात पर पायल ने कहा, ये तो एक सरप्राइज़ है बेटा, शाम को ही पता चलेगा। यह सुनकर यश ने कहा, सरप्राइज़, पर कैसा सरप्राइज़ मौसी। तभी बीच में महिरा ने कहा, अरे थोड़ा सब्र रखो, आज शाम को सबको पता चल जाएगा। तो उसकी बात पर चीकू ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या यार मौसी, मुझसे क्यूरियोसिटी हैंडल ही होती है, पर आप सब बार बार वही हैंडल करने की कहते हो। यह कहते हुए उसने मुंह बना लिया। तभी यश ने उसे तिरछी नज़रों से देखा और कहा, अरे मुझसे ये छिपकली हैंडल नहीं होती, पता नहीं इसे घर में सबने क्यों रखा हुआ है। तभी सूर्य ने उठते हुए दुआ से कहा, ठीक है मैं आ जाऊँगा माँ। यह कहकर वह चला गया। फिर एक एक करके रक्ष, संभव, यश, मेघा और चीकू भी चली गई। अब वहाँ सभी ओल्ड जनरेशन ही बची थी। तभी शौर्य, राज, सिम्बा, अभय, विशाल, अनमय ने अपनी अपनी मिसेस को सवालिया नज़रों से देखा, जैसे पूछ रहे हो कि चल क्या रहा है तुम सबके दिमाग में। तभी मीरा ने सबसे कहा, तुम सबके बच्चे बड़े हो गए हैं, इसका ख्याल भी है तुम सबको। आप तुम सबको अपने अपने काम में बिजी रहते हो, ये जिम्मेदारी इन लोगों की तो उठानी पड़ेगी। मीरा ने दुआ, पायल, चित्रा, महिरा, राखी, आयशा की तरफ देखा हुए कहा। तो वहीं सभी मैस मीरा को सवालिया नज़रों से देखने लगे और शौर ने कहा, माँ आप कहना क्या चाहती हैं, मैं कुछ समझा नहीं। उसकी बात पे मीरा ने कहा, समझोगे कैसे, जब काम से तुम सबका ध्यान हटेगा तभी तो। बच्चे बड़े हो गए हैं, इसका ख्याल भी है तुम लोगों को। मेघा और चीकू की पढ़ाई पूरी हो गई है, उसकी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचा है तुम लोगों ने, आगे और पढ़ना है या शादी करनी है। शादी का नाम सुनते विशाल और सिम्बा के गले में खाना अटक गया। वह दोनों को ही हिचकी आने लगी कि तभी अभय और अनमय ने दोनों को पानी का ग्लास दिया। पानी पीकर दोनों ने एक साथ कहा, माँ शादी की इतनी ज़्यादा क्या जल्दी है, दोनों अभी बहुत छोटी हैं। उनकी बात पर मीरा ने कहा, तुम दोनों को नज़रों में तो वे दोनों कभी बड़ी होंगी ही नहीं। जब तक वे दोनों तुम्हारी नज़रों में बड़ी होंगी तब तक तो दोनों की शादी की उम्र भी निकल जाएगी। उसकी बात सुनकर दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी मीरा ने शौर्य की तरफ अपना रुख किया और उसे देखते हुए कहा, सूर्य के बारे में कुछ सोचा है तूने, क्या उसकी शादी करने का इरादा नहीं है तेरा। यह सुनकर शौर्य ने कहा, माँ यह डिसीजन उसका है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यह सुनकर मीरा ने तेज़ आवाज़ में कहा, तू बाप है उसका, जो करना है तुझे ही करना होगा, उससे बात कर। और हाँ, आज शाम कुछ गेस्ट आ रहे हैं, मेरी सहेलियों के बच्चे आ रहे हैं, मैंने उन्हें इनवाइट कर दिया। अब आगे का काम तुम सबका है, अपने अपने बच्चों के लिए अपनी जीवन साथी ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। यह कहते हुए चेयर से उठ गई और जाते हुए बोली, मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले बच्चों की शादी देखना चाहती हूँ। अब तुम सब जानो, मेरी इच्छा को पूरा करना है या उसे अधूरा छोड़ देना है। मीरा की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। धीरे धीरे करके सभी चले गए। अब वहाँ बस वे सारी लेडीज़ बची थी। दुआ चेयर पीछे खींचकर उस पर बैठते बोली, पता नहीं कहाँ होगी मेरी होने वाली बहू, क्या वह सूर्य और उसके गुस्से को हैंडल कर पाएगी। वहीं उधर एसएसआर कॉरपोरेशन में साया और सांची दोनों एक साथ ही ऑफिस आई थी। वे दोनों बात करते हुए बिल्डिंग में एंटर हुए, फिर एक दूसरे को बाय कहते हुए सांची ने कहा, शाम को मिलते हैं। साया ने भी उसकी बात पर सिर हिला दिया और लिफ्ट के अंदर आ गई। कुछ ही देर में लिफ्ट टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। साया लिफ्ट से बाहर आई और कैबिन में चली गई।
अंदर जाते ही वह चौंक गई। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।